Hello everyone, I welcome you again on my YouTube चैनल। ये हमारे सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। आई होप आपने पहले से लेकर चौथे तक जो भी लेक्चर हमने बता रखे हैं वो सारे सारे आपने देख रखे होंगे, और जो भी इसमें से क्वेश्चन हमने बता रखे हैं उनकी आपने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर ली होगी। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग जाकर इसको ज़रूर वॉच करें, उनके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने 5वें लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और ये रहा हमारा बिल्कुल पहला सवाल। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा एवरेज दे रखा है, के का वैल्यू पूछा है। अगर अब इनका 11, 19, 5 इन नंबर का अगर अब एवरेज हमें 11 दे रखा है तो के का वैल्यू बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहला मेथड तो बिल्कुल ये है कि हम इन सबको क्या करें, 11, 19, 5, 11, 10 के 13, 12, 8, 15 और 14 इन सबको ऐड करें। ऐड करके इन सब के जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करें, उसको इक्वल 11 के दिखाएं, और फिर वहाँ से हम की का वैल्यू फाइंड आउट करें। हम वो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 11 से जो भी डाटा हमें दे रखे, 11 से 11, 11 से 19, इन सबको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि हमारा एक्चुअल के का वैल्यू कितना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। 11 से पहला हमारा कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो हम कहेंगे कि ये 0 हमारा ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा जो 19 हमारा कितना ज़्यादा है, 19 हमारा 11 से 8 ज़्यादा है, तो हम 8 प्लस लिख लेते हैं। 5 11 से कितना कम या ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 5 11 से 6 कम है। 10 हमारा 11 से 1 कम है। के का हम कुछ भी नहीं करेंगे, के को हम बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे एज इट इज़, के को हम के ही रहने देते हैं। 13 हमारा 11 से 2 ज़्यादा है, 12 1 ज़्यादा है, 8 हमारा 3 कम है, 15 4 ज़्यादा है, और 14 हमारा 3 ज़्यादा है। अब ना हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ये देखो हमारा 3 से 3 कटेगा हमारा, ये 2 और 1 3 ये प्लस है, ये 2 और 1 3 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ये 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और ये -7, यानी कि ये हमारा कुल मिला लो कि ये हमारा +7 यहाँ पर था, और ये -6 -1 -7 ये हो गया, ये हमारा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस हमारा 8 बच गया। सिंपल सा बात ये है कि हमारा +8 हो गया, तो हमारा डेविएशन 0 होना चाहिए, और डेविएशन 0 करने के लिए इस के का वैल्यू इस एवरेज से 8 कम होना चाहिए। तो क्या होगा, हम 8 में से सिंपली 11 में से सिंपली 8 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। मतलब के का वैल्यू हमारे एवरेज से 3 कम होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारा डेविएशन 0 होना चाहिए था। अतः हमारा क्या होना चाहिए कि जो आंसर होगा वो 3 होगा। हमने 11 में से 8 को माइनस करके 3 पता किया, बस वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 2 कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और थीटा का वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना, कि जो थीटा का वैल्यू है हमारा 0 से लेकर के 90 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो बताने कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए कितना होने वाला है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या होने वाला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 0 दे रखा है, और हमें इसका वैल्यू बताना है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ से बताओ पहले कि क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। अब ये तो कितने थीटा पर, जब थीटा हमारा 0 से लेकर के 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये बताओ कितने का वैल्यू, साइन और कॉस कितने का वैल्यू दोनों सेम होता है। तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री जो होता है उस पर क्या होता है हमारा, सेम होता है। थीटा का वैल्यू 45 होगा तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम होता है। या फिर इसको ऐसे भी कर लो कि साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हमारा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन कितने डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो कहोगे टेन 45 का वैल्यू हमारे पास 1 होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ से हमारा थीटा 45 हो गया। अब यही थीटा का वैल्यू उठा करके हमें इसमें पुटअप कर देना है, यानी कि जो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा पूछा है उसी में हमें पुटअप कर देना है। दूसरी बात ये भी जानते हो कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा 45 पर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब की जगह पर हम साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 45, तो 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका क्यूब हमें कर देना है। 2 इंटू 1/√2 का क्यूब कितना करोगे, तो 2 होगा 2/√2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/√2, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है, और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है जो 5 मीटर क्या है, लंबी है, सीढ़ी एक हमारे पास में है, ये 5 मीटर लंबी है।
ये हमारा दीवार है, ये क्या हमारा दीवार है। मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ ए बी एंड सी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, और ए सी हमारा क्या है, सीढ़ी है, जो जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर हमें दे रखा है। और ये वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये 5 मीटर की सीढ़ी जो है दीवार से 3 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने की, ये जो दीवार का लेंथ होगा ये हमारे पास 3 मीटर फिलहाल के लिए दे रखा है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। हमें इस सीढ़ी को क्या करना है, ये इसका जो ये इसका लेग है, इसको अब दीवार की तरफ लेकर जाना है, इसको दीवार की तरफ हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये पूछा कि हमें कितना शिफ्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पर कितना शिफ्ट करना चाहिए। देखो, हमें यही पूछा है कि इसको कितना शिफ्ट करना चाहिए, कि ये जो सिरा है ना, यानी कि ये जो हम सीढ़ी फिर से जाहिर सी बात है इसको आगे ले जाओगे तो ये कुछ सीढ़ी हमारा ऊपर उठ जाएगा, है ना। अब सीढ़ी जब ऊपर उठ गया तो ये जाहिर सी बात है सीढ़ी का लेंथ अभी भी हमारा 5 मीटर ही रहेगा, ये जो लेंथ नया बना हमारा ये भी 5 मीटर का ही रहेगा। और फिर ये कहा है कि उसका सिरा यानी कि ये जो इसका सर है यह ज़मीन से 4.8 मीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अब जो ऊंचाई हो गई वो हमारे पास 4.8 मीटर की हो गई। तो यही पूछा कि ये हमें कितना आगे लेकर जाना था। सवाल समझ गए। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये बताओ, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं। ये हमारे पास 5 मीटर है, ये हमारे पास 3 मीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोलते हैं कि ट्रिपलेट से क्या होता है कि ये 5 है ये 3 है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा पूरा कितना हो रहा होगा, ये होगा 4। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 3 और ये 4 होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारा पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 5। मैं इसको नया नेमिंग देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जेड रहा होगा हमारा, ये हमारे पास बी रहा होगा, और इसको हम डी कह लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। जेड बी डी हो गया। ये बताओ कि ये अभी भी 5 है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारे कितने पास है, 4.8 है। तो ये लेंथ अगर हमें पता कर लें, ये हमारे पास पता हो जाए कि डी बी कितना है, तो हम इस कंप्लीट में से बी सी में से क्या करेंगे, डी बी माइनस कर देंगे तो हमारा सी डी निकल कर आ जाएगा। हमें वही करना है। क्या करो कि इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि पाइथागोरस थ्योरम से पूरा पूरा क्या करो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर करो। 5 स्क्वायर में से 4.8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हमारा अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इसी ट्रायंगल को ना जो जेड बी डी है, पहले मैं इसको यहाँ पर तुम्हें फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास हो गया जेड, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। ये कितना है, 5 है, और ये कितना 4.8 है। हम क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। रेशियो मेथड का हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि हमारा कितना आंसर निकल कर आता है। ये देखो, हमारा 5 है, ये 4.8 है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा, और ये हमारे पास 48 हो जाएगा। 50 एंड 4.8 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान करने के लिए, देखो ये दोनों हमारे क्या है कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा होगा 25, ये हमारे पास होगा 25, और ये हमारे पास होगा 24। 25 24 हमने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया है। 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब ये बताओ कि ये 25 है, ये 24 है, तो क्या यहाँ पर ट्रिपलेट के हिसाब से 7 होगा, 7 24 25, ये होगा ना। तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये बी डी कितना होगा, 7 होगा। लेकिन हमने क्या किया कि ये हमने ओवरऑल 5 से मल्टीप्लाई किया था। इसी 5 के मल्टीप्लाई के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें 5 से डिवाइड कर यहाँ पर कर देना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1.4। मतलब ये जो हमारा बी डी निकल कर आ गया, कितना आ गया, 1.4 निकल कर आ गया। ठीक है। यानी कि ये जो हमारा बी डी रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमारा लेंथ रहा होगा, ये 1.4 मीटर रहा होगा। तो ये बताओ कि ये हमारा कंप्लीट 4 रहा, और ये हमारा 1.4 रहा, तो ये हमारा लेंथ कितना होगा, सी डी कितना होगा। तो 4 में से 1.4 माइनस कर लो, 2.6 इज अवर राइट आंसर। मतलब मैं सीढ़ी को 2.6 मीटर जो कि खिसका देना चाहिए। ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 4। कह रहा है कि दो से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, वन और खुद से विभाज्य होती हैं। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो ये बताओ कि इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें तो मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ही वो होते हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य होते हैं। लेकिन हमें संख्या क्या पता करना है, एक से बड़ा लेकर के और 30 से कम, 30 से छोटा में पता करना है। तो एक से लेकर के 30 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको लिख लो। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर। पहला तो होता है 2, फिर होता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और फिर हमारे पास होता है 29। ये होते हैं ना। दो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। देखो कोई छूट तो नहीं गया। नहीं, कोई भी इसमें छूटा नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं छूटा है। तो ये बताओ
कह रहा हमसे 2 से बड़ी और 30 से कम। तो 2 से बड़ी यानी कि इसे हमें काउंट नहीं करना है। 2 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसे हमें काउंट नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, बस ये हमसे पूछा था। याद कर लो कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको घर पर लिख करके देख लेना कि वो कौन कौन से होते हैं। और ये फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं करना था। ठीक है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्या है, फिगर दे रखा है, इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो बताओ कैसे बताओगे? ये हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के एरिया में से, और ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, जो हमारे पास अनशेडेड है ये वाला, ये सर्कुलर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर अब इन्हीं चारों का हम माइनस कर दें तो हमारा ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें पता चल जाएगा। तो ये बताओ, हमारा रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना होगा? ये हमारा साइड दे रखा है 15, और ये दे रखा है 8, तो 15/120, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 × 8 = 120। और इसी में से हमें माइनस करना होगा 120, इसी में से हमें माइनस करना है ये जो एरिया दे रखा है ना, ये वाला ए, ये बिल्कुल ये, फिर वैसा ये और ये चारों देखोगे तो हमारे कैसे हैं, 1/4 सर्कुलर हैं। ठीक है, सर्कल एक कंप्लीट होगा, उसका 1/4 कर दोगे, यानी कि एक समझ लो कि क्वाड्रेट क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल समझ लो एक पाव। ठीक है, एक पाव कर दोगे तो बिल्कुल वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका एरिया एक हो जाएगा। 1 2 3 4, चारों सेम है। तो ये हमारा 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 एंड इंटू 4, तो सबको डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करो तो एक, 1 2 3 4, ये पूरा मिलाकर हमारा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा। और इसी सर्कल का एरिया हमें पता करना है। सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ? पाई r², पाई का वैल्यू 22/7, एंड आर हमारा कितना है, 3 है ना, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7, एंड 3 3 जार 9, तो 9 9 18, 9 9 18 19/7 ये हो गया। और इसे ही हमें 198/7 को 120 में से माइनस कर देना है। सिंप्लीफाई करो कितना होगा, 12 7 84, 840 ये हो जाएगा, और माइनस 198 और बटे 7। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा 10 में से 8 जाएगा, दो दो हमारे लास्ट में एक ही है ये वाला, ये तो 12 होगा नहीं बिल्कुल। हमारा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 642/7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा 6। कह रहा है कि ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया है। ठीक है, देखो उसका कुछ सीपी रहा होगा, एमपी रहा होगा, और कुछ एसपी रहा होगा। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये रहा होगा। उसके वास्तविक लागत मूल्य से, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उससे 25% अधिक मूल्य अंकित किया होगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा, तो उसका जो एमपी रहा होगा उससे एक ज़्यादा 25% अधिक, यानी 4 1 5 रहा होगा, 5 यूनिट इतना रहा होगा। ठीक है, फिर क्या करा है उसने, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी है। यानी जो 5 है ना, इस पर 12% की छूट दी है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रैक्शन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बताओ कि ये 50 है, इसमें उसने 12% की छूट दी होगी। 50 है, इस पर उसने 12% की छूट दी हुई, तो कितना हो गया होगा? हम ये कहेंगे 50 कम 50, ये होगा 100, और ये होगा हमारे पास 6। 6 की छूट दी होगी, यानी 50 में 6 का छूट दिया तो 44 पर ये सेल किया होगा। फिर ये कह रहा है कि यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 में बेचा जाता है, यानी कि 44, ये 44 है ना, इसका वैल्यू में दे रखा है 2750। इसी 44 का वैल्यू में दे रखा है 2750 रुपये। तो बताना है कि दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना हुआ होगा उसको, ये बताओ कि लाभ कितना हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको लाभ हुआ होगा 44 - 40 = 4। उसको 4 का वैल्यू में बताना कितना होगा, तो बताओ कैसे आएगा। ये 44 है, इसको हम 11 से डिवाइड कर दें, इसको हम सिंपली 11 से डिवाइड करें तो हमारा 4 आ जाएगा। तो 11 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 11 से हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2750 डिवाइड बाई 11 कितना होगा? 11 दूना के 22, 11 × 25 = 55, 250 रुपये।
250 रुपये उसका क्या हुआ होगा, प्रॉफिट रहा होगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7। कह रहा है कि 2 से 281, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ोगे कहाँ तक, 281 तक बढ़ोगे। यहाँ तक जितने भी सम नंबर है ना, सम संख्या है, उन सबका हमें सम पता करना है कितना होगा। तो 281 तो हमारा विषम संख्या है, इसको हमें नहीं लेना है। तो इसके पहले वाला जो सम होता है वो हमारा होता है 280। 2 से लेके 280 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका जोड़ बताना है कितना होगा। तो लिख लो संख्याएं, 2+4+6+8 ऐसे पूरा लिखते चलोगे, मत लिखना वरना जो है कि पूरा पूरा टाइम चला जाएगा। इन सब में से क्या करो ना, 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन कर लोगे तो 1+2+3+4 डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में ये जो हमारे पास आ जाएगा 140 निकल कर आ जाएगा। 140 निकल कर आ जाएगा। अब ये हम 2 रहने देते हैं। ये बताओ कि 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका सम कितना होता है। तो वो होता हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। ये होता हमारा, जहाँ पर n हमारा क्या है, n इज और लास्ट नंबर, n हमारा क्या है, लास्ट नंबर है। तो बस वही हमारा कर लो। n का मतलब 140 इंटू 140 प्लस 1 और बटे 2। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 140 और गुणे 141 बराबर, ये जीरो हमारा लास्ट में रहेगा, 14 कम 14, और ये हमारा आंसर मिल जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, 40 एक में बच रहा है, और ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 14 कम 14, 4 हाथ से लेकर 14 कम 14 चौको 56, 1 57, 5 14 कम 14 5 19, 19 740, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। हमारे पास 2 अंकों की कोई क्या है, संख्या है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है, संख्या ज्ञात करना है। तो इस सवाल के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड होता है वो होता है ऑप्शन मेथड। क्या करा है, 2 अंकों की संख्या के योग, इस अंकों का योग कितना है, 5 है। तो पहला हम कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, ये हमारा 14 है, इसको हम क्या करते हैं 41 बना लेते हैं। ठीक है। तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के, मूल संख्या हमारा कितना था, 14 था, 3 गुना के बराबर है, इसके 3 गुना के बराबर है। 41 एक 42 और 14 तियाँ 42, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर चाहो तो एक आधा ऑप्शन और चेक करके देख लो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, ये हमारा 32 है। ठीक है, इसके अंक को हमने बदल दिया है, उलट दिया है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 23 हो जाएगा। इसमें एक बढ़ाने पर मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है, ये 23 एक 24 हो जाएगा, और ये 3 दूना के 6 3 3 9, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। वैसे ही बाकी को भी चेक करोगे तो वो भी हमारा आंसर मैच नहीं करेंगे, हमारा 14 इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। इसका बेसिक भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इसका बेसिक भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो, मान के चलो कि कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या होती है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में मानते हैं। 10x प्लस वाई हमारा वो नंबर रहा होगा। ठीक है, उनके क्या करें, अंकों का योग 5 है। उनके जो अंक हैं ना, x और y, वो उनका इस सम कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब ये 10x प्लस वाई रहा होगा ना, अब हमने इसको क्या बना दिया, 10y प्लस एक्स बना दिया है, इनके क्रम को हमने उलट दिया है। तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, नई संख्या हमारे पास ये होगी, इसमें एक बढ़ाने पर हम इसमें एक बढ़ा देंगे, तो क्या करें, यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होगा। मूल संख्या हमारा कितना था, 10x प्लस वाई, और इसके 3 गुना के बराबर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करो, 10y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 30x और प्लस 3y। ठीक है, ये x हमारा इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 29x माइनस का 29x हो जाएगा। ये हमारा y इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 7y हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29x माइनस 7y एंड इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें इन्हीं दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7x, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7x
प्लस का 7y और बराबर 7×5 = 35। अब दोनों को ऐड कर लो, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये से -7y ये +7y कैंसिल आउट होगा, 29 और 7 कितना होगा 36x और बराबर 35 और एक 36। एक्स का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास एक्स का वैल्यू एक निकल कर आ गया। यही एक्स उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दो, तो पुटअप करोगे क्या होगा, 1 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई का वैल्यू कितना होगा 4, एक हमारा जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या कितनी निकल कर आ गई, एक्स और वाई उठा करके मूल संख्या यानी कि ये वाला जो था उसमें पुटअप कर दो, कितना होगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई का वैल्यू 4, 10 एकम 10 प्लस 4 बराबर 14। और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। लेकिन ये ऑप्शन से सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 9। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर लेता है, कर सकता है, और विशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो सुशील है और बिशन है, दो लोग हैं, सुशील एंड बिशन। ये सुशील 15 घंटों में पूरा करते हैं, बिशन 18 घंटों में। ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। इन दोनों का एलसीएम का 15 और 18 का एलसीएम 90 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे ये हमारा होगा 15 छक्का 90, और ये होगा 18 पचे 90। ये हमारा हो गया कुल कार्य, कितना क्या हो गया हमारा कुल कार्य। जो एलसीएम आता है वो हमारा कुल कार्य हो जाता है। और ये हमारा आता है एफिशिएंसी। ये हमारे पास 6 और 5 कितना होगा, एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी क्षमता, क्षमता। तो अब ये बताओ कि नंबर ऑफ डेज कितना होगा, नंबर ऑफ डेज कितने दिनों में काम पूरा हुआ है। तो कुल हमारा था कुल वर्क, टोटल वर्क, कुल कार्य और बटे कुल क्षमता, कुल क्षमता। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है 90, और कुल एफिशिएंसी कितना है 6×5 = 11। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 11/88, 2 से 11 आवर्स, और 8 से ही 2/11 घंटे, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, या फिर इसको सिंपल एक तरीका और भी है, फार्मूला सीधे जिसको हम कहते हैं कि एक्स और वाई 15 और एक्स और वाई घंटे में सॉल्व करते हैं, तो दोनों मिलकर जो जितना समय लेंगे वो हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना है 15 × 18/15 और 18, 15 + 18 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो 15 × 18 भी हम रहने देते हैं, 8×5 = 13, 3, तो 5 3 पचे 3 11, 18×5 = 90 और बटे 11, फिर से वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूलाज करो या फिर ऐसे करो, दोनों ऑप्शन दोनों तरीके लगभग आसान ही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 10 हमारा। यदि एक्स का पावर 4 -2x³ प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस के x-3 का गुणज है, अच्छा इस यदि इसका गुणज ये है, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ दिस देन वैल्यू। इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। दरअसल ये वाला जो है ना x-3, ये इसका गुणज होना चाहिए, मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। ओके, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। कह रहा है कि x-3 जो है ना, x-3 इसका एक क्या है, फैक्टर है। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़, ये इसका क्या है, एक मल्टीपल है। तो ये अभी x-3 इसका एक मल्टीपल है, तो इसका एक मतलब क्या हो गया कि जो x-3 बराबर 0 यानी कि x बराबर 3 जो है, यह इसको क्या करेगा, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा। अगर x बराबर 3 हम पुटअप करेंगे तो इसका वैल्यू यानी कि ये जो हमारे दे रखा है, इस पूरे का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो बस पुटअप कर दो, एक्स का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 -2 × x³ यानी कि 3³ प्लस 3 × x² 3² -3 प्लस के और बराबर 0। बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आएगा वही के का वैल्यू होगा। तो बताओ कितना होगा, ये होगा ये हमारा 81 हो जाता है, -2 और ये 3 का क्यूब 27 हो जाता है, प्लस ये 3² 3×3 = 9, 27 हो जाएगा, -3 प्लस के बराबर 0, 81, और माइनस ये कितना होगा 27×54 एंड प्लस 27 -3 प्लस के बराबर 0, ये कितना होगा माइनस का 27 होगा। ये हमारा प्लस 81 है, 81 में 27 माइनस करोगे 54 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर प्लस के बराबर 0। एक सेकेंड यार, ये -3 है, -3 है यार, ये देखो -3 है, ये -3 है। 54 में से 3 माइनस करोगे 51 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना होगा, -51, -51, के बराबर बराबर हमारा कितना होगा, -51, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ये है हमारा सवाल नंबर 11। रेखा ए बी सी बिंदु बी पर, रेखा ए बी सी बिंदु बी पर
एक वृत्त की स्पर्श रेखा है बिंदु बी पर, ये क्या है, टेंजेंट है। यदि बीपी बीपी बराबर बी क्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और क्यू बी सी यानी कि ये जो एंगल हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 72 डिग्री। तो पी बी क्यू ये एंगल हमें पूछा है कितना होने वाला है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। इसमें क्या है कि एक हमारे पास एक सर्कल है और हमने इसका कोई भी एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया है और यहाँ पर हमने कोई भी एक क्या बना रखा है, कॉर्ड, एक जीवा कोई भी हमने अपने मन से बना रखा है। लेट से हमारा ए बी सी होता है ये, और ये हमारा होता है बी पी। ठीक है, तो ये कहता है कि जीवा द्वारा एक जीवा और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगा हमारा टेंजेंट, द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया एंगल, द्वारा बनाया गया एंगल सर्कल के दूसरे खंड में। ये सर्कल का हमारा दो खंड, यानी कि जो जीवा है इसको दो खंड में डिवाइड कर दिया। पहला खंड ये हो गया हमारा और दूसरा खंड हमारे पास ये हो गया। दूसरे खंड में बनाए गए एंगल के बराबर होता है, दूसरे खंड में बनाए गए एंगल के बराबर होता है। इसमें कोई भी एक एंगल बना लो और ये जो एक्स है ना, इस एक्स के बराबर होगा। क्या कहता है, एक जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण सर्कल के दूसरे खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हमारा ये कहना चाहता है। उसी तरह से अगर मान चलो कि हमारा सर्कल ये है और यहाँ पर इस तरह से जीवा इस तरह से लाइक दिस होता, ये हमारा होता क्या, जीवा, ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारे पास जीवा हो गया। तो अगर अब ये वाला एंगल होता ना, जीवा और टेंजेंट द्वारा बनाया गया एंगल दूसरे खंड में, पहला खंड तो हमारा ये हो गया, दूसरा खंड हमारे पास ये होगा, दूसरे खंड में बनाए गए एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये हमारे पास एक्स है तो यहाँ पर ये भी हमारा एक्स होगा। तो बिल्कुल यही वाला थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये बताओ, ये एंगल हमारे पास 72 का हो गया, तो ये हो गया जीवा और ये हो गया हमारे पास टेंजेंट, ये 72 हो गया। तो इस सेगमेंट को छोड़ करके, इसको छोड़ करके दूसरे सेगमेंट में ये वाला एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा 72 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और फिर क्या होगा कि देखो अगली बात हमसे ये कह रहा है कि बीपी बराबर बी क्यू, ये हमारे क्या है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये अगर 72 होगा तो ये भी हमारा 72 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आमने सामने के साइड, आमने सामने के एंगल, तो ये दोनों मिलके 72 कितने हो गए, 72 + 72 144, 144 हो जाएंगे। और किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180, तो ये दोनों मिलाकर 144 हो गए। तो 180 में से माइनस कर लोगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो 180 में से 144 माइनस करोगे तो कितना होगा, 6 होगा और यहाँ पर 3 होगा। 36 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 12। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। चार विषम संख्याएं और वो भी क्रमागत हैं। इनका सम कितना, 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कितना होगा। हमें ये वाली संख्या बतानी कितनी होगी। हम लेट से कहते हैं ये वाला संख्या हमारे पास एक्स रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, x+2 रहा होगा, ये x+4 रहा होगा और ये हमारे पास x+6 रहा होगा। है ना, क्रमागत है, विषम है, विषम में दो दो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये बताओ 1 2 3 4 4x ये हो जाएगा, ये 6 4 10 2 12 ये हो जाएगा और ये बराबर है किसके, 160 के। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको सबको 4 से डिवाइड करते हैं। ये होगा x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 40 - 3 = 37। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या हमारी x थी, 37 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 13। कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, 40 छात्र हैं, उनने 40 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है ना वो कितना है, 68। उनका एवरेज कितना है, 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। 25 पढ़ना था, हमने 45 पढ़ दिया। सही कितना था, 25, और गलती हमने कितना कर दी, 45 पढ़ के। ठीक है, सही माध्य ज्ञात कीजिए। सही माध्य कितना होगा हमें वही बताना है। ये बताओ, तो हमें जो सही करना है उसे हम प्लस करते हैं, जो गलत करना है उसे माइनस करते हैं। सही वाला जोड़, माइनस वाला जो गलत हमने किया उसको घटा देंगे और जो सही वाला उसको जोड़ देंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा ना उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम डिवाइड भी कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने रहेंगे, 40। तो हम 40 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बताओ 25 - 45, यहाँ से हम डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो -20 होगा बटे 40 हो जाएगा। करोगे तो माइनस का -0.5 हमारे पास आ जाएगा। ये डिवाइड होगा, ये हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 हमारे पास हो जाएगा, माइनस का 0.5। हमारा जो माध्य था वो 0.5 ज़्यादा आ गया था। ठीक है, 0.5 जो कि ज़्यादा गया था। अब वही हमें 0.5 क्या करना होगा,
कम करना होगा। तो 0.5 कम करोगे 68 में से तो कितना हो जाएगा, 67.5, और ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 45 बढ़ने की वजह से हमारा 45 बढ़ गया था, उसकी वजह से हमारा 20 बढ़ गया था एक्चुअली। ठीक है, 20 बढ़ने की वजह से हमारा जो माध्य था एवरेज, वो 0.5 ज़्यादा गया था, उसी को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो हमने इसको कम कर दिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 से कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी की तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज डी ई एफ की जिसकी भुजाएं 36, जिसकी भुजा एक भुजा 36 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज एबीसी के समान है। डी ई एफ का सबसे बड़ा संभाव्य संभाव्य परिमाप क्या है। दो देखो हमारे पास त्रिभुज दे रखे हैं, पहले हमारे पास त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और दूसरा हमारे पास त्रिभुज है ट्रायंगल डी ई एफ। हमारे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसकी तीन भुजाएं हैं, जिसकी लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी कोई एक भुजा है जो हमारे पास डी ई एफ है, इसकी कोई भी एक भुजा। हम कह लेते हैं कि यही जो बेस वाला, इसी को हम मान लेते हैं 36। हम इसको भी, इसको जिसमें से चाहे उसको मान सकते हैं, कोई भी हमने देखा तो हमने बेस वाला मान लिया। कह रहा है जो त्रिभुज ए बी सी के समान है, ये दोनों ना त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। हम ये लिखते हैं यहाँ पर, कैसे देखो, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये बताओ कि ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड हैं कौन से, हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसको जैसे वैसे ही रहने देते हैं, कुछ भी हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या होगा, 6, ये 9, 6 15 4 20, ये 9 6 15 4 19, 19 हो जाएगा। ए बी सी का पेरीमीटर 19 हो गया, और डी ई एफ का पेरीमीटर हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। ये पूरा लिखने से बच जाएंगे, एक्स हम लिख लेते हैं। ये बताओ कि करस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी, अब मैं इसको मैं सिंपली ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी लिखता हूँ, ए बी सी, और इसको मैं लिखता हूँ ट्राइंगल डी ई एफ। ये बताओ यहाँ से कि एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 19 एंड इनटू ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ये लिखा, इज इक्वल टू 19 इंटू डी डी ई एफ अपॉन ए बी सी। अब देखो, इसमें हमसे क्या पूछना है, डी ई एफ का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या है, सबसे बड़ा परिमाप हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि डी ई एफ जो है, डी ई एफ, इसका एक साइड हमने 36 लिया, मान चलते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ए बी सी का 9 रहा होगा। ठीक है, मान चलते हैं 9 रहा होगा, तो इसमें करूँ क्या, कितना होगा, 9 चौको 36, 4 आएगा, तो 19 चौको 76, यानी कि सबसे बड़ा जो पेरीमीटर होगा वो 76 निकल कर आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ का 36 तो रहने देते हैं, और ए बी सी का जो इसके करस्पॉन्डिंग हम मान के चलते हैं कि वो 6 रहा होगा, मान चलते हैं कि 6 रहा होगा। तो 6 रहा होगा तो कितना होगा, 6 जाएगा 36 6 हो जाएगा, तो 19 छका 9 छका 54, 114 हो जाएगा, 19 छका 114, 19 छका 114 हो जाएगा। ठीक है, हम मान चलते हैं कि 36 का करस्पॉन्डिंग जो रहा होगा वह 4 रहा होगा, तो 4 आएगा तो 36 में 4 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 19 गुणा 9, 19 9 171, 171 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बताओ कि करस्पॉन्डिंग साइड 36 का कौन था, हमें नहीं पता कि 9 था कि 6 था कि 4 था, हमने तीनों को अलग अलग चेक कर लिया, और तीनों केस में जो पेरीमीटर निकल कर आया वो 76 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर और 171 सेंटीमीटर निकल कर आए। तो ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो 171 सेंटीमीटर हुआ, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 36 का करस्पॉन्डिंग रहा होगा वो हमारे पास 4 रहा होगा इस केस में। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। कह रहा है हमसे कि सिंप्लीफाई, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सबसे अंदर वाला जो अंडर रूट है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा 36 है, ये प्लस 19 है, ये 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6,
प्लस 19 कितना होगा, यहाँ से हमारा होगा 25, है ना। अब ये हमारा हो गया, यहाँ से अंडर रूट में क्या हो गया 25, इसके अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 हमारे पास हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार आ जाएगा, कितना होगा 5। अब ये 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया 40, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 40। फिर 40 के बाद में ये 40 आकर हमारा 185 में ऐड करना है, तो 40 को 185 में ऐड करोगे तो कितना होगा 225, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना हो गया 225। और इसी 225 में से अब 225 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, ये वाला स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट 15, 15 हो गया, 15 बाहर आएगा तो 15 को अब हमें 66 में जोड़ना है, 15 और 66 कितना हो जाएगा 81, 8 5 9 6 5 11 1 और ये 8 81, 81 और ये भी स्क्वायर रूट में है तो कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 16। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता 3 पर्सन हैं, एक है अनन्या, अनन्या, दूसरे हैं बबीता, और के पास उनकी मित्र कविता है की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। हम मान लेते हैं कि इनके कविता के पास 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। तो ये बताओ अनन्या के पास कितना रहा होगा 20% कम, तो 100 में से 20% माइनस करोगे तो हो जाएगा 80, और बबीता के पास कितना रहा होगा 28% कम, तो 100 में से 28 माइनस करोगे 72। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। अब हमें बताना है बबीता के पास अनन्या से कितना कम धनराशि है, तो बेटा कितना कम है 8 कम है, कितने में से कम है 80 में से कम है, तो 100 में से कितना, तो कितना हो जाएगा 1/10, हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा 10%। 10% इज योर राइट आंसर। बबीता के पास अनन्या से 10% कम धनराशि है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 17। कह रहा है कि ये हमें दे रखा है पहला 2 के पावर 4 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 5 रेस्ट पावर 3, पहला हमें ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट पावर 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 5 इंटू 7 स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का हमें बताना है कि एलसीएम कितना होने वाला है, बताओ। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार। तो ये बताओ, ये 2 के पावर 4 ये है, 2 का स्क्वायर ये, इन दोनों में कॉमन एक बार 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर इसका 2 स्क्वायर भी एक बचेगा, इन दोनों में 2 स्क्वायर तो कॉमन है, इसका 2 स्क्वायर अभी और भी बचेगा, तो 2 स्क्वायर भी हम लिख लेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों में जो बड़ा वाला है, जो दोनों में बड़ा वाला है उसको हम एक बार लिखेंगे, जो दोनों में बड़ा वाला है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे इसका 2 का पावर 4, ठीक है, इंटू, वैसे यहाँ पर इन दोनों में भी जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार, जो नहीं कॉमन है उसको भी एक बार। दोनों में बड़ा वाला हमारे पास 3 रेस्ट पावर 6 है, एंड इंटू इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा है 5 रेस्ट पावर 5, 5 रेस्ट पावर 5 एंड इंटू 7 स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या एलसीएम, 2 की घात 4 गुणा 3 के पावर 6 गुणा 5 के पावर 5 गुणा 5 के 2 स्क्वायर। कहाँ पर हमें दे रखा है ये 7 है यार, 7 नहीं, 2 नहीं 7 है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला हमारा हो गया आंसर, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मान चलो इसी का हमें एच पूछता क्या होगा, तो एच में हम छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला क्या 2 स्क्वायर, जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार, जो नहीं कॉमन है उसको हम छोड़ देते हैं। इन दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन होगा, उसको हमने एक बार कर लिया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा 3 रेस्ट पावर 4, इन दोनों में क्या कॉमन होगा 5 रेस्ट पावर 3। अब 7 वाला कोई भी कॉमन नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, यानी 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, इसका हमारे पास एच हो जाएगा 2 स्क्वायर गुणा 3 के पावर 4 गुणा 5 के पावर 3। समझ में आ गई बात। चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 18, और ये हमारा क्या है स्टेटिक्स है। क्या अगर हमसे नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए हैं, अर्धवार्षिक ये वाला है और वार्षिक हमारे पास ये वाला है। आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा, इसको पहले अच्छे से स्टडी करना सीखो। ये हमारे पास अर्धवार्षिक दे रखा है, ये वार्षिक दे रखा है, ये हिंदी में, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान में दे रखा है, सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो हमसे क्या पूछा गया है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किए हैं। ठीक है, सबसे कम सुधार किस में हुआ ये हमें बताना है। ये 80 है, ये 85, कितने का सुधार किया 5 का, ठीक है। ये 70 है, ये 73 है, कितने का सुधार किया 3 का, हम प्लस भी साइन भी लिखते जाते हैं, ठीक है। ये 65 है, ये 87 है, ये कितने में सुधार किया, ये 2 और 2 22 का सुधार किया, इसमें 22 का सुधार किया। ये कितना होगा 77 और 71,
इसमें तो माइनस हो गया ना, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, बल्कि इसमें इसने बेकार प्रदर्शन किया है, बुरा प्रदर्शन हो गया इसका। तो कितना हो जाएगा, -6। और इसमें कितना हो जाएगा, 79। और ये 81 कितना, +2, +2 इसने सुधार किया। सॉरी। अब ये बताओ इसमें क्या पूछ रहा है, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की तुलना में न्यूनतम सुधार, न्यूनतम सुधार किस में हुआ, तो जाहिर सी बात ये वाला दिख रहा है, सबसे कम सुधार तो इसी में हुआ ना, सोशल साइंस। तो हमारा सामाजिक विज्ञान इसका राइट आंसर है, सबसे कम इंप्रूवमेंट उसका सामाजिक विज्ञान में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि वही सवाल है, किस विषय में छात्र ने के प्रदर्शन में गिरावट आई है, प्रदर्शन में किस में गिरावट आई है, तो देख लो यहाँ पे किस में गिरावट थी प्रदर्शन में, ये वाला था 6 वाला, 6 किस में था, विज्ञान। विज्ञान है कि इसका जो साइंस है, ये विज्ञान, इसमें उसने जो कि खराब प्रदर्शन किया, यानी कि बेचारे का जो साइंस है वो हिला डुला, उसने सामाजिक विज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है। अगला सवाल हम देखते हैं, क्या पूछ रहा हमसे, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किए, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसने किस में किया, तो बताओ सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसका था इसमें गणित में, मैथमेटिक्स में। बिल्कुल मेरी तरह मैथमेटिक्स वो काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, तो इसलिए मैथमेटिक्स में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया, तो मैथमेटिक्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला क्या है हमारा, कह रहा है कि हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ, हिंदी है ना, हिंदी, ये वाला हिंदी, कितने परसेंट का इंप्रूवमेंट आया, तो बताओ कितना इंप्रूवमेंट आया, 5 आया। बेस कितना है इसका, 80, 80 में कितना आया, तो बताना है 100 में कितना आया, 5 × 5, ये हो जाएगा 16, 4, ये हो जाएगा 25, तो 25/4%, ये हमारा 25/4% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का